बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुमताज़ अली फैकल्टी मेंबर फ्रॉम पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट्स एकेडमी आपको वेलकम कहते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक और वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हमने डीएसी को डिस्कस करना है। डीएसी को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा प्रीवियस थोड़ा ओवरव्यू लेंगे कि हमने बात की थी कि एक्सटर्नल ऑडिट जो है हमारी वो डीजी और सेन कंडक्ट करता है और हमारी प्रायोरिटी होती है कि हमारी जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं एट द फील्ड लेवल सेटल हों या एट द एग्जिट मीटिंग जो होती है हमारी उसमें हम सेटल करवा लें। अगर इनकेस हमारी सेटलमेंट नहीं होती और रिपोर्ट इशू हो जाती है तो देन हम डीएसी डिपार्टमेंटल अकाउंट्स कमेटी के अंदर आते हैं और डिपार्टमेंटल अकाउंट्स कमेटी हमारा फर्स्ट फॉर्मल फोरम है जहां पे हम ऑडिट ऑब्जर्वेशंस को कोशिश करते हैं कि सॉल्व करें। अच्छा, हमारी ये जो डीएसी होती है इसका जो मेन पर्पस है वो क्या है? प्रमोट फाइनेंशियल डिसिप्लिन के जो हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर जो डिस्क्रिपेंसीज हैं उसको हम अच्छे से आपस में बैठ के रिजॉल्व करें, जो हमारी इरेगुलरिटीज हैं उनको सेटल करें और हमारे जो ऑडिट पेराज के अंदर जो ऑब्जेक्शंस लगे हुए हैं उसको डिपार्टमेंट लेवल पे सेटल किया जाए ताकि वो पेरा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी तक ना जाएं और उससे पहले पहले हम उसको सेटल कर लें। अच्छा, इसके बाद देन हमारे पास आ जाता है लीगल बेसिस। जब हम लीगल बेसिस की बात करते हैं तो हमारे पास आर्टिकल 171 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एंड द जनरल फाइनेंशियल रूल्स हो गए। इनके तहत डीएसी प्रोसीडिंग्स जो हैं वो मैंडेटरी हैं बिफोर एनी ऑडिट पेरा इज रेफर्ड टू पीएसी, क्योंकि पीएसी जो है हमारे पास हाईएस्ट फोरम है। तो पीएससी में जाने से पहले डिपार्टमेंट लेवल पे कोशिश की जाती है कि जो ऑडिट ऑब्जर्वेशंस हैं या जो हमारे दरमियान डिस्क्रिपेंसीज हैं उसको रिजॉल्व किया जाए। अच्छा, हमारे पास जो डीएसई है गवर्न बाय इंस्ट्रक्शंस ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड ऑडिटर जनरल पाकिस्तान एजीपी ऑफिस। ठीक है, अब इसका कंपोजिशन किस तरह बनता है? जब हम इसके कंपोजिशन की बात करते हैं तो हमारे पास प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर जो होता है वो इसका चेयरपर्सन होता है। जो चेयरपर्सन होता है डीएसी का, नॉर्मली हमारे पास सेक्रेटरी साहब होते हैं डिपार्टमेंट से। जैसे हम बात करें सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो यहाँ पे जो सेक्रेटरी साहब हैं वो हमारे चेयरपर्सन होंगे। और ऑडिट रिप्रेजेंटेटिव की बात करें तो डायरेक्टर जनरल ऑडिट्स हैं या उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव उनकी ऑफिस से जो रिप्रेजेंट करे ऑडिट ऑब्जर्वेशंस को एंड एविडेंस को कि इनका जो पेरा रेज किया है वो सही है और जो डिपार्टमेंट ने रिप्लाई दिया है वो सही नहीं है। फाइनेंस डिपार्टमेंट का रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो हमें प्रोवाइड करते हैं गाइडेंस, रूल्स एंड रेगुलेशन एंड फाइनेंशियल प्रॉपर्टी। देन हमारे पास डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स होते हैं जिनके पेरा बने हुए होते हैं, जिनकी अगेंस्ट ऑडिट रिपोर्ट इशू हुई होती है। हेड ऑफ विंग्स हो गए, डायरेक्टर्स हो गए, ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर्स हो गए या कंसर्न जो भी होगा विद द ऑडिट पेरा, उसने इस मीटिंग के अंदर के अंदर शामिल होगा और ये हमारी इसकी कंपोजिशन बनेगी डीएससी की। अच्छा, डीएससी के अंदर एक और रोल होता है हमारे पास डीएससी सेक्रेटरी का, रेस्पॉन्सिबल फॉर एजेंडा प्रिपरेशन। डीएससी के जो सेक्रेटरी होते हैं उन्होंने एजेंडा बनाना होता है, कब किस किसने कौन कौन सी प्रेजेंटेशंस देनी है। रिकॉर्डिंग करते हैं मिनट्स की के मीटिंग के अंदर जो हमने पेरा डिस्कस की है उसके रिलेटेड क्या डिसीशंस हुए। अगर किसी की रिकवरी है तो वो पॉइंट आउट की जाएगी, किसी के अगेंस्ट कोई एक्शन लेना है तो वो पॉइंट आउट किया जाएगा और साथ ही फॉलो अप भी डीएससी सेक्रेटरी साहब ने करना होता है। नंबर 4 पे हमारे पास आ रहा है पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डीएससी। पर्पस और ऑब्जेक्टिव्स जो हैं डीएससी के, मेन जो हमारा इसका पर्पस होता है कि हमारे जो ऑडिट ऑब्जर्वेशंस रेज किए गए हैं इन ऑडिट रिपोर्ट के अंदर उनको एग्जामाइन करना, उनको अच्छे से एग्जामाइन करना, रूल्स रेगुलेशन को देखना कि वो जो ऑडिट ऑब्जर्वेशन रेज हुआ है वो प्रॉपर है। और उसके बाद जो डिपार्टमेंटल की जो एक्सप्लेनेशंस हैं, उनके जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या वो इनफ हैं ऑडिट के पेरा को सेटल करने के लिए। और कोशिश ये की जाए कि रिजोल्व करें ऑडिट पेरास को, जो एविडेंस वगैरह दी गई हैं। अगर वो ऑडिट पेरा रिजोल्व नहीं हो रहे तो उससे रिलेटेड जो हमें करेक्टिव एक्शंस लेने हैं, जो मेजर्स लेने हैं, उनको देखा जाए। अच्छा, और टाइमली हम इंश्योर करेंगे कि अगर कोई रिकवरी ऑफ लॉसेस है
या डिसिप्लिनरी मेजर्स हैं, इफ रिक्वायर्ड अगर हैं तो हम टाइमली उसका ऑर्डर देंगे कि रिकवरी की जाए या इन जो पर्सनस हैं उनके अगेंस्ट जो है ना डिसिप्लिनरी मेजर्स लिए जाएं। और लास्टली क्या है, रिड्यूस पेंडिंग ऑडिट पेरा, जितने हमारे ऑडिट पेरास पेंडिंग पड़े हुए हैं उनको रिड्यूस करते हैं, ठीक है। और रिपीटेशन को रोकने के लिए ये एक बहुत ही अहम टूल है, जिसकी वजह से डीएससी की वजह से जब एक पेरा डीएससी में डिस्कस होता है उससे रिलेटेड लोगों की रिकवरीज वगैरह अगर होनी होती हैं तो वो हो जाती हैं, या कोई अगर उससे रिलेटेड कोई करेक्टिव मेजर्स लेने होते हैं वो होते हैं। तो जिसकी वजह से हमारे पास जो पेंडिंग पेरा हैं डीएससी की वजह से, एक तो पेंडिंग पेरा जो हैं वो कम होते हैं और रिपीटेशन जो है ना सिमिलर पेरा की नहीं होती। जब एक डिसीजन आ जाता है कि इन चीज़ों को इस तरह लेके चलना है तो डिपार्टमेंट के अंदर जो लोग होते हैं या जो हमारी ऑडिट टीम्स होती हैं उससे गाइडेंस लेते हुए उस हिसाब से फ्यूचर में अपने ऑडिट पेरास को लेके चलती हैं। नंबर 5 हमारे पास आ रहा है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। डीएससी का जो प्रोसीजर है वो हमने डिटेल में डिस्कस करना है। सबसे जो पहला स्टेप है डीएससी के लिए, रिसिप्ट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट एआई। जब हमारे पास ऑडिट कंप्लीट होती है डायरेक्टर जनरल ऑडिट्स इनकी तरफ से, तो ऑडिट इंस्पेक्शन रिपोर्ट प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर को भेज दी जाती है। उस हमारी जो एआईआर रिपोर्ट होती है उसके अंदर इरेगुलर पेमेंट्स का तस्करा होता है अगर होंगी, अनवेरिफाइड एक्सपेंडिचर होंगे, नॉन प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड होगा, नॉन रिकवरी ऑफ गवर्नमेंट ड्यूज होंगे। ये हम डिटेल में प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। इरेगुलर पेमेंट्स को भी हम डिस्कस कर चुके हैं, अनवेरिफाइड एक्सपेंसेस को भी कर चुके हैं, नॉन प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड को। ये जनरल नेचर के यानी कि पेरा होते हैं जो रह जाते हैं, तो इस ये हमारे एआईआर के अंदर ऑडिट पेरास होते हैं इस तरह के, ठीक है। तो देन हमारे जो स्टार्ट होता है एआईआर का, तो एआईआर हमें रिसीव होती है, उसके बाद हम सर्कुलर करते हैं पेरास को। हमारा जो डिपार्टमेंट का जो ऑडिट सेल होता है या अकाउंट सेक्शन होता है वो सर्कुलेट करता है ऑडिट पेरास को कंसर्न ऑफिसर्स के पास, आइदर वो डीडीओ होंगे या हेडमास्टर होंगे या डीओ होंगे कि भाई ये आपके पेरा बने हैं, इसके अगेंस्ट आप अपनी एक्सप्लेनेशंस दें, अपने जवाब जमा कराएं विथ एविडेंस। हर ऑफिसर रिटन रिप्लाई सबमिट करेगा विथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। अगर लेट सपोज हमने कहा कि जनाब पेमेंट जो है ना वो रूल्स एंड सैंक्शन अवेलेबल नहीं थी, तो वो सैंक्शन की एविडेंस दे देगा। हमने कहा कि जनाब स्टॉक रजिस्टर की कॉपी नहीं लगाई हुई थी, तो स्टॉक रजिस्टर अवेलेबल नहीं था यहाँ, तो वो स्टॉक रजिस्टर को उन्होंने बना लिया, बनाने के बाद वो प्रेजेंट करेंगे कि जनाब ये ले हमने स्टॉक रजिस्टर बना दिया है विद इन स्पेसिफाइड टाइम, जो कि नॉर्मली 10 से 15 दिन का टाइम होता है। 10 से 15 दिन के अंदर हमने ऑडिट जो पेराज हम पे लगे हैं जो सर्कुलेट डिपार्टमेंट की तरफ से होके हमें मिले, हमने उनका जवाब बना के सबमिट करना होता है। जब हमारे पास मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से जवाबात आ जाते हैं तो फिर हम वर्किंग पेपर्स बनाते हैं। ऑडिट वर्किंग पेपर बनाते वक्त हमें जिन चीज़ों का ख्याल करना है वो क्या है कि हमारे जो ऑडिट ऑब्जर्वेशंस होंगे उसकी कॉपी होगी, यानी हम जो कॉलम बनाएंगे सबसे पहला हमारा कॉलम बनेगा ऑडिट ऑब्जर्वेशंस का, कि ऑडिट का ऑब्जर्वेशन क्या है। दूसरा हमारा कॉलम बनेगा डिपार्टमेंटल रिप्लाईज, यानी डिपार्टमेंट ने क्या रिप्लाई दिया विथ एविडेंस। विथ एविडेंस डिपार्टमेंट ने क्या रिप्लाई दिया। जब डिपार्टमेंट ने रिप्लाई दिया तो आइदर वो कंसीडर किया गया या नहीं किया गया। जब ऑडिट ऑब्जर्वेशन रेज हुआ, डिपार्टमेंट ने रिप्लाई दिया, देन अगेन ऑडिट रीजॉइंडर रेस्पॉन्स फ्रॉम ऑडिट ऑफिसर, यानी ऑडिट ऑफिसर हमें ये बताएगा कि जो इन्होंने रिप्लाई दिया है वो प्रॉपर है या नहीं है। अगर वो प्रॉपर होगा तो पेरा सेटल होना चाहिए, प्रॉपर नहीं था तभी डीएससी में आएगा। जब डीएससी में आएगा तो ऑडिट टीम की तरफ से भी हमें एक्सप्लेन किया जाएगा थर्ड कॉलम के अंदर के हमारे पास ये जो पेरा हमने स्ट्रेंड किया है, पेरा सेटल नहीं किया, उसकी क्या वजूहात है, किस बिना पे हम इनकी एविडेंस या जो इनके जो रिप्लाईज हैं वो जो है ना एफिशिएंट है, सफिशिएंट नहीं है और हमने पेरा को स्ट्रेंड किया है, सेटल नहीं किया। देन लास्ट कॉलम के अंदर डीएससी का जो डिसीजन होता है वो लिखा जाता है कि ड्यूरिंग द मीटिंग डीएससी का क्या डिसीजन आया। ये हमारी वर्किंग पेपर्स होते हैं। वर्किंग पेपर्स बनाते वक्त हमने कोशिश करना है कि अच्छे तरीके से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स उसके साथ हों, एविडेंस हों, ताकि जो है ना प्रॉम्प्टली हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल हों। बस औकात क्या होता है कि डीएससी के अंदर कुछ चीज़ें हमें मिल नहीं रही होती, उसकी वजह से बिना पेरा सेटल होने से रह जाते हैं। फोर्थ हमारा जो पॉइंट है
हम डीएसी मीटिंग के बारे में कन्वे करते हैं। नॉर्मली एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट शेड्यूल करता है मीटिंग, नोटिस इशू करते हैं किस किस को डी ऑडिट्स इनको करते हैं, या उनका जो रिप्रेजेंटेटिव होता है उनको करेंगे, फाइनेंस डिपार्टमेंट को करेंगे, और इसके साथ साथ ऑल कंसर्न डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स उन सबको हम कन्वे करेंगे मीटिंग के बारे में। ऑल रेलेवेंट फाइल, जितनी भी फाइल्स हैं, वोचर्स हैं, सैंक्शन ऑर्डर्स हैं, रजिस्टर्स हैं, वो अवेलेबल किए जाएंगे वेरिफिकेशन के लिए। तो हमारे जो ये फोर्थ स्टेप है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, डीएसी को कन्वे करते हैं। पेपर बनने के बाद डीएसी मीटिंग हम कन्वे करते हैं कि स्टेट को हमारी डीएसी मीटिंग होनी है और इन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट करना है। फिफ्थ स्टेप है हमारे पास कंडक्ट ऑफ डीएसी मीटिंग। चेयरपर्सन, प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर मीटिंग का स्टार्ट लेते हैं। ऑडिट ऑफिसर जो होगा वो अपने ऑडिट पेरा को एक्सप्लेन करेगा, 60 ऑब्जर्वेशन की नेचर बताएगा, और अगर इनकेस रिकवरीज हैं तो रिकवरीज के बारे में बताएगा। अगर कोई इरेगुलर सीरियस नेचर की हैं तो उनके अगेंस्ट जो डिसिप्लिनरी एक्शंस हैं उसके बारे में बताएगा। डिपार्टमेंटल जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो प्रोवाइड करेंगे क्लेरिफिकेशन के हमने ये चीज़ें कर ली हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग एविडेंस भी बताएंगे। और जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो कमेंट्स करेगा, रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से कंप्लायंस को देखा जाएगा। ये एक डिस्कशन होती है कंप्लीट, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, और इसमें बड़ी लर्निंग होती है। आप में से अगर कभी किसी को मौका मिले डीएसी मीटिंग ज्वाइन करने का तो आई सजेस्ट कि लाजमी आप उसमें ज्वाइन करें। और डीएसी मीटिंग का जो डिसीजन होगा वो हर पेरा के अगेंस्ट लिखा जाएगा कि भाई ये पेरा डिस्कस हुआ, इस पेरा का डीएसी के अंदर ये डिसीजन हुआ, और देन हमारी वो मीटिंग कंप्लीट होती है और मिनट्स उसके रिकॉर्ड किए जाते हैं लास्ट कॉलम के अंदर। देन हमारे पास सिक्स स्टेप है डीएसी डिसीजन एंड आउटकम्स। टाइप्स ऑफ डिसीजंस कौन कौन से हैं, लेट्स सी। सबसे पहला हमारे पास क्या है, पेरा सेटल्ड। वेरी नाइस। सबसे पहला पेरा सेटल्ड, सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन एंड रिकॉर्ड प्रोड्यूस। यानी आपका जो ऑब्जेक्शन ऑब्जर्वेशन रेज हुआ था, आपने उसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे दी, जो रिकॉर्ड उन्होंने मांगा था रिकॉर्ड दे दिया, तो हमारा क्या हो गया, पेरा सेटल हो गया। नंबर 2 पे हमारे पास है पेरा ड्रॉप। पेरा ड्रॉप क्या है, ऑब्जर्वेशन नॉट सस्टेनेबल और बेस्ड ऑन मिसअंडरस्टैंडिंग। इट्स मीन कि जो ऑडिट टीम ने पेरा बनाया था वो पेरा ही बुनियादी तौर पे सही नहीं था और पेरा को ड्रॉप कर दिया जाता है, या उसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है जिसकी वजह से वो पेरा क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है। इससे भी हमारा पेरा मतलब खत्म हो जाता है, पेरा से हम हमारी जान छूट जाती है। नंबर 3 है पेरा डेफर्ड। अच्छा, ये कब होता है पेरा डेफर्ड, जब हमें कोई एडिशनल रिकॉर्ड की ज़रूरत होती है, कोई एडिशनल एविडेंस की ज़रूरत होती है, किसी चीज़ को रिव्यू करने की ज़रूरत होती है बाद में, तो जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, पेरा डेफर हो जाता है। यानी इस मीटिंग में ये पेरा डिस्कस हुआ पर इसमें मुख्तलिफ चीज़ें चाहिए थी, जिसमें कुछ रिकॉर्ड है, कुछ एविडेंस है, कुछ फर्दर एक्सप्लेनेशंस रिक्वायर्ड होती हैं, तो पेरा हमारा डेफर हो जाता है टिल मतलब जो हमारी नेक्स्ट डीएसी होती है तब तक। पेरा फॉर रिकवरी, ठीक है, ये हमारे पास पेरा होता है, डिपार्टमेंट मस्ट रिकवर द स्पेसिफाइड अमाउंट एंड डिपॉजिट इन ट्रेजरी। इससे भी हमारा पेरा सेटल हो जाता है, यानी डीएसी की मीटिंग के अंदर डिसीजन आ जाता है कि ये जो अमाउंट है ये रिकवर किया जाए स्पेसिफिक पर्सन से और ट्रेजरी के अंदर जमा कराया जाता है। तो जैसे ही वो पैसे रिकवर करके ट्रेजरी के अंदर हम डिपॉजिट करेंगे, नेक्स्ट जो हमारी डीएसी होगी उसमें हम वो दिखाएंगे प्रूफ, तो हमारा पेरा सेटल हो जाएगा। देन है हमारा पेरा फॉर इंक्वायरी और डिसिप्लिनरी एक्शन। इसमें ये बड़ा जो है ना टिपिकल और क्रिटिकल है। अगर कोई रिकवरी होती तो वो चलें हम रिकवरी जमा करा देते हैं, पर अगर इंक्वायरी और डिसिप्लिनरी एक्शन से रिलेटेड कोई है तो हम क्या, उसमें क्या होता है, केस फॉरवर्डेड टू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड एक्शन। सीरियस नेचर के कोई केसेस होते हैं जिसके अंदर इंक्वायरी और डिसिप्लिनरी एक्शन दिया जाता है। लास्ट है हमारा पेरा फॉर पीएसी, यानी ऊपर जितनी दी गई टाइप्स हैं इनमें कहीं ना कहीं हम अपने पास चीज़ों को लेके रख रहे होते हैं डीएसी के अंदर के, या तो सेटल हो जाएंगी, या तो रिकवरी हो जाएगी, या तो एक्सप्लेनेशन या इंक्वायरी होगी अगेन। उसके बाद वो हमारे पास आएंगे और हम पेरास को डिस्कस करेंगे। हो सकता है वो पेरास जो है हमारे पास सेटल हो जाए, पर कोई पेरा ऐसा होता है जो हमसे सॉल्व हो ही नहीं रहा होता, उसमें बहुत सारे इश्यूज होते हैं, डिपार्टमेंट लेवल पे वो सॉल्व नहीं हो रहा होता। देन वो पेरा हम पीएसी को रेफर कर देते हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। अब नंबर 7 हमारे पास आ रहा है
रिकॉर्डिंग एंड सर्कुलेशन ऑफ मिनट्स। जैसा कि हमने कहा कि सेक्रेटरी डीएसी जो हैं उनका काम होता है एजेंडा बनाना, मीटिंग को हेल्ड करना। जब हमारे पास डीएसी हो जाती है तो मिनट्स ऑफ डीएसी रिकॉर्ड करने होते हैं और वो साइन करेंगे चेयरपर्सन, कॉपीज फॉरवर्ड करेंगे उसकी ऑडिट ऑफिसर या डीओ को, फाइनेंस डिपार्टमेंट को और ऑल कंसर्न डिपार्टमेंटल ऑफिसर। ठीक है, तो उसके बाद जितने ऑफिसर्स होते हैं उनको पेरास का जो डीएसी मीटिंग है उसका रिप्लाईज मिल जाते हैं और एज पर डायरेक्शन ऑफ द डीएसी जितने डीडीओस हैं वो अपना काम करते हैं और जो जो उनको डायरेक्शंस दी गई होती हैं या कोई एक्शन लेने की या रिकवरी जमा कराने की या मतलब कोई इंक्वायरी की, तो वो इंक्वायरी वगैरह करके कंप्लायंस रिपोर्ट जो है वो अगेन जमा कराते हैं। देन हमारे पास फॉलो अप आ रहा है एंड कंप्लायंस डिपार्टमेंट्स जो ऑडिट सेल होता है हमारे पास डिपार्टमेंट्स के अंदर, एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर जो हमारा ऑडिट सेल है उसका काम है डीएसी के फॉलोअप को मेंटेन करना रजिस्टर के अंदर। ठीक है, रिकवरीज अगर कुछ आई हैं तो वो करवाना, कंप्लायंस करवाना, वेरिफिकेशन करवाना और नेक्स्ट ऑडिट साइकिल के हिसाब से उसको लेके चलना और रेगुलर बेसिस पे डीएसी मीटिंग को हेल्ड करवाना ताकि हमारे पास बैकलॉग ना हो जाए, बहुत ज़्यादा चीज़ें जमा ना हो जाएं और इससे हमारे पास क्या होगी, हमारी जो अकाउंटेबिलिटी है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। ये हमारे पास फॉलोअप था एंड कंप्लायंस थी। और देन हमारे पास एक एग्जाम्पल है डीएसी मीटिंग के हवाले से, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। ये जो नए सिपरा के रूल्स आए हैं उससे पहले का पेरा एक लगा हुआ है रूल्स के अंदर, जो अमेंडमेंट आई थी उससे पहले का, कि गवर्नमेंट हाई स्कूल हैदराबाद एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर उन्होंने एक एक्सपेंडिचर किया जो कि रिपेयर ऑफ वर्क के लिए था। रिपेयर ऑफ वर्क करवाना था 8 लाख रुपए का, उन्होंने 8 लाख रुपए का काम करवा दिया पर ओपन टेंडर प्रोसेसिंग एंड अप्रूवल नहीं ली उन्होंने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। डेफिनेटली जब उन्होंने नहीं किया तो ऑडिट टीम आई तो ऑडिट टीम ने उसका पेरा बना। अब देखिए हमारे पास ऑडिट ऑब्जर्वेशंस क्या थे, फाउंड वायलेशन ऑफ सिपरा रूल्स, वर्क अवार्ड विदाउट ओपन बिडिंग, यानी हमने काम दे दिया पर हमने कोई ओपन बिडिंग नहीं की। देन हमारे पास क्या बन गया, पेरा बन गया। अब डिपार्टमेंट देखें, सेकंड कॉलम में जो डिपार्टमेंट ने रिप्लाई दिया, हेडमास्टर एक्सप्लेन इमरजेंसी रिपेयर्स वर नीडेड बिफोर एनुअल एग्जाम। ठीक है, यानी एग्जाम होने वाले थे हमारे पास जिसकी वजह से हमने क्या किया, अर्जेंट बेसिस पे हमने काम करा लिया। फाइल अप्रूव बाय डीईओ और डीओ से हमने फाइल अप्रूव करवा ली। अब एविडेंस क्या है, सैंक्शन ऑर्डर लगा हुआ है, एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट है, कंप्लायंस कंप्लीशन रिपोर्ट है कि भाई सारा काम हमारा जो था रिपेयर का वो हमने सारा काम कंप्लीट कर दिया है, कंप्लीशन रिपोर्ट आ गई। ये सारी चीजें प्रेजेंट की हमने। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या है, नोटेड पार्शियल कंप्लायंस, पार्शियल हमारी कंप्लायंस हो गई। करना हमें क्या था, अल्टीमेटली हमने क्या करना था, टेंडर करना था, टेंडर के प्रोसीजर्स को फॉलो करना था। अब देखें डीएसी का डिसीजन क्या आ रहा है, पेरा सेटल सब्जेक्ट टू प्रोडक्शन ऑफ पोस्ट फैक्टो अप्रूवल एंड सबमिशन टू सिपरा, यानी पोस्ट फैक्टो बैक डेट्स के अंदर हम जो हमने काम करवाया है इसकी हम अप्रूवल लेंगे और सिपरा के रूल के हिसाब से और वो चीज़ें सबमिट करेंगे हम। नेक्स्ट जो है हमारी डीएसी होगी और उसके अंदर हमारा पेरा जो है सेटल हो जाएगा। फॉलोअप के अंदर देखें, डीओ ऑब्टेन एंड सबमिट अप्रूवल, पेरा फुली सेटल्ड इन नेक्स्ट डीएसी मीटिंग। तो ये देखें हमारे पास पेरा इस तरह सेटल हो गई, ये हमने एक एग्जांपल देख ली। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो है ना बेनिफिट्स क्या हैं अगर हमारे पास इफेक्टिव डीएसी फंक्शनिंग हो जाए तो हमारे पास कौन कौन से इसके फवायद होंगे। तो हमारे पास अगर डीएसी इफेक्टिवली हो जाए तो हमारे बहुत सारे ऑडिट इश्यूज जो हैं डिपार्टमेंट लेवल पे हल हो जाएंगे और उनको हमें पीएसी की तरफ रेफर नहीं करना पड़ेगा और पीएसी का जो वर्कलोड है वो रिड्यूस हो जाएगा। इससे हमारा जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन है वो प्रमोट होता है और हमारी जो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी है वो इस्टेब्लिश होती है। इसके ज़रिए हम प्रिवेंट करते हैं इरेगुलरिटीज़ को, अवेयरनेस आती है, करेक्टनेस आती है मैयर्स के अंदर कि हमें कौन कौन सी चीज़ें किस तरह सेटल करवानी है या किन किन चीज़ों के लिए हम किस तरह अपने जो एविडेंस हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं या वर्किंग पेपर्स हैं उसको किसने अच्छे तरीके से बनानी है। अच्छा, स्ट्रेंथ इन कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑडिट, फाइनेंस एंड डिपार्टमेंट। तो हमारे जो 3 डिपार्टमेंट्स डीएसी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं
उनकी जो कोऑर्डिनेशन है वो आपस में अच्छी होती है। रिकमेंडेशंस क्या हैं हमारे पास डीएससी के लिए, कि हमारे पास जो डीएससी मीटिंग्स हैं वो अगर रेगुलरली हो, क्वार्टरली हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्वार्टरली नहीं हो तो एटलीस्ट सेमी एनुअली होनी चाहिए। हम प्रॉपर वर्किंग पेपर बनाएं बिफोर मीटिंग, क्योंकि मीटिंग के दौरान देखा गया है कि अगर वर्किंग पेपर अच्छे ना हो तो पेरा सेटल नहीं होते और डेफर हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमारी ऑडिट फाइल या जो रजिस्टर्स हैं वो हमने हर साल के लिए सेपरेटली मेंटेन करने, हमने नॉमिनेट करना है डेडिकेटेड ऑडिट एंड अकाउंट्स ऑफिसर, ताकि जो डीएससी और पीएससी की जो एक्टिविटीज़ है उसको कोऑर्डिनेट कर सके अच्छी तरीके से। और हम टाइमली करेक्टिव मेजर्स लेंगे, करेक्टिव एक्शंस लेंगे, ताकि हमारे पास कंप्लायंस हो विद ऑडिट अथॉरिटी, यानी ऑडिट ने जो जो हमारी चीज़ें रेज की हैं और उसकी टाइमली हमारे पास कंप्लायंस हो जाए। ये हमारी की रिकमेंडेशंस थी। कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। कंक्लूजन के अंदर हम ये कहेंगे कि जनाब हमारी जो डीएससी मीटिंग है ये बेसिकली एक तरह से कह लें कि बैकबोन है अकाउंटेबिलिटी के लिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर। अगर हमारी डीएससी के अंदर चीज़ें प्रॉपरली होती रहें और वो एक्शन लिया जाए तो हमारे बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। क्या क्या हो सकता है? हम जो है ना फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी ला सकते हैं और हमारे जितने ऑडिट ऑब्जेक्शंस हैं उनको हम टाइमली रिसोल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमारे जो पब्लिक रिसोर्सेस हैं उनको हम टाइमली वेस्ट होने से, मिसयूज होने से बचा सकते हैं। ये था जी आज की हमारी वीडियो के हिसाब से हमने यहाँ पे डीएससी को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम मिलेंगे डीएससी से रिलेटेड वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज।